we are live. So, shall we start? Yes. Okay. सभी को जिंदाबाद, जय भीम, जय सावित्री। और हम आज की के नफरत छोड़ो संविधान बचाओ के कैंपेन की शुरुआत के साथ ही जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय द्वारा जो एक श्रृंखला चलाई जा रही है युवा संवाद की, उसकी उस धारा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की शुरुआत करने से पहले मैं पाश की कुछ लाइनों से आज की शुरुआत करूंगी। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पाश यहाँ इंगित करते हैं कि कैसे सपने नहीं देखेंगे तो शायद सपनों की तरफ बढ़ने का वो जो सपना जो सावित्री ने देखा था, वो जो सपना जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के निर्माण के समय देखा था, वो सारे ही सारा जो सपने देखे गए थे वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इंगित किए गए, लिखे गए, संविधान की प्रस्तावना के तौर पर हमें मिले। आज जब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जब लोकतंत्र के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है और लोकतंत्रात्मक और जनता की आवाज को उठाने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनके ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक ऐसे दौर में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ जैसे एक आंदोलन को इसलिए शुरू किया गया है, उसकी नींव रखी गई है, उसकी संकल्पना की गई है ताकि पाश जो कह रहे हैं कि सपने मर ना जाए, वो सपने सच में हमारे मर ना जाए, हम सपने देखना ना भूल जाए। तो इस कैंपेन के विषय में हम थोड़ा और जानेंगे। हमारे साथ है अली भुजानी जी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और साथ ही सोशल मीडिया कैंपेन के वॉलंटियर हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। हम चाहेंगे अली भाई कि आप इस कैंपेन के विषय में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। इस कैंपेन की शुरुआत एक्चुअली नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद हुई। देयर वाज अ मीटिंग हियर इन मुंबई जहाँ पे जो इतना हेट्रेड बढ़ रहा था एक समुदाय के प्रति, तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ने ज्वाइन मीटिंग की। वहाँ पे तुषार गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने एक नारा दिया, नफरतो भारत छोड़ो। It was inspired from Quit India movement. उसके बाद कुछ प्रिपरेटरी मीटिंग्स हुई और 9 अगस्त को एक हमारी यात्रा, एक वॉक, एक रैली हुई। उसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि जो बढ़ती हुई हेट्रेड है हमारे देश में, उसको काउंटर करने की जरूरत है। तो एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद पैन इंडिया से जो अलग अलग सिविल सोसाइटीज काम कर रही है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो देख के मैंने कंक्लूजन के एक ऐसा अभियान शुरू करना चाहिए जहाँ पे हम जो न काउंटर करें और जो हमारा विश्वास संविधान के प्रति होना चाहिए, जो किसी कारण से कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो रहा है, तो उसको रिस्टोर किया जाए। सो दैट्स हाउ द मूवमेंट एक्चुअली गॉट स्टार्टेड. Throughout the process, Dr. G.G. Parekh, who is a freedom fighter and almost 99-year-old, he was a deriving factor behind us who actually motivated us to, get started with the abhiyan. आज हर एक जगह हम देख रहे हैं, अगर मैं मुंबई का एग्जांपल दूं तो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। यहाँ पे आज हम सफर करते हुए भी लोगों के नजरों में एक दूसरे के प्रति नफरत देखते हैं। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं किसी एक धर्म के प्रति नफरत रख रहा हूँ,
अगर मैं हिंदू हूँ तो किसी एक धर्म के प्रति नफरत रख रहा हूँ। अगर हम हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो दूसरे रिलीजन के लोग उसको कहीं ना कहीं एक नफरत की नजर से देख रहे हैं। तो इसको काउंटर करने की जरूरत महसूस हुई, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली द मूवमेंट गॉट स्टार्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से लोग कुछ करना चाह रहे थे इसके लिए, हेट्रेड को काउंटर करने के लिए, बट there was no concrete platform. So मतलब all thanks to Gigi and तुषार जी, उन्होंने ये कॉल दिया और ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अभी मैं एक बहुत हिस्टोरिक वेन्यू पे बैठा हुआ हूँ, खिलाफत हाउस, जहाँ से एक्चुअली इंडिपेंडेंस के वक्त खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे जो है आज हमारे नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान कैंपेन का इनॉग्रेशन हो रहा है अभी। it's going inside. I have to like come and sit outside. So एक जो बहुत नीडेड इनिशिएटिव था उसको किक स्टार्ट किया गया है अभी। बस व्हाट डू यू मीन? बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई का, भाई जो आपने इतना इंसाइटफुल और बहुत इनकरेजमेंट भी मिली इन सारे वक्तव्यों से कि कैसे एक संकल्पना को कितने आदर्शों के साथ और कितने मूल्यों के साथ इसकी संकल्पना देखी गई है। और ऑब्वियसली हम ये बहुत मतलब इसके पीछे का दर्द भी हमें एक्चुअली समझना होगा कि ये कितनी टीस कितनी आह के साथ भी इसकी शुरुआत हुई है, कि कितना दर्द भरा है लोगों के मन में। हम भी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के दौरान कैंपेन कर रहे थे और आम जनता के बीच में जिस तरह से धार्मिक भेदभाव और जिस तरह का एक माहौल देखने को मिला है, ये सच में बहुत ही दिल को बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी सच काइंड ऑफ डिविजन अमंग द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। सो इसी के साथ हम, लेकिन वही है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं तवक्को नहीं रखता किसी नवाइश की तुझसे, जदा देखी है तेरी आसरी में हमने, पर रखियात की मौजा लाएगी जाम्बिश मेरी, जो साथ खड़ा है बज़्म यारा हमारा। हम उम्मीद नहीं खोते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी अलग अलग देश के कोने से आंदोलनों का परचम हाथ में लिए और लोगों को जोड़ते हुए संगठित करते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं दिन रात। उनके हौसलों को देखकर हमें कहीं ना कहीं हमें आशा मिलती है, उम्मीद की किरण मिलती है इस एकदम डिप्रेसिंग से माहौल में। सो इसी श्रृंखला में हमारे साथ अमृता जोरी जी जुड़ी हैं, जो सतर्क नागरिक संगठन से हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और वो इस कैंपेन के प्रति कैसा क्या दृष्टि है और क्या विचार अपने व्यक्त करेंगी हमारे बीच में। अमृता जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु। और मैं अली की बात में पहले थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ इस पूरे कैंपेन के बारे में, और उसके बाद दिल्ली में हमारे कुछ संगठनों के क्या प्लान्स हैं उसके बारे में चर्चा रखती हूँ। तो अली ने अभियान कैसे शुरू हुआ और क्या क्या उम्मीदों के साथ और क्या क्या मूल्य के साथ शुरू हुआ उसके बारे में बातचीत रखी। दो तीन और चीजें हैं। एक तो कि इस अभियान में जो भी जरूरी मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अधिकार हो, आदिवासी अधिकार हो, चाहे वो सूचना अधिकार कानून हो, चाहे वो जो बढ़ती नफरत है उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत हो, कोई भी संवैधानिक अधिकार की जो भी संघर्ष चल रहे हैं वो सारे मुद्दों को ये अभियान जोड़ता है और एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म देता है कि कोई भी संवैधानिक मूल्यों को लेके, कोई भी संवैधानिक अधिकार को लेके, चाहे वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जैसा मुद्दा भी क्यों ना हो, कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कोर्ट कचहरी कई बार जनहित के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को दबाती है और उसको ठीक से नहीं देखती। तो इन सारे मुद्दों को उठाने का ये एक मंच है जहाँ पे कि विभिन्न संगठन देश भर से जुड़ रहे हैं और ये एकदम एक खुला मंच है। ये किसी एक संगठन या दो संगठन का मंच नहीं है। इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं देश भर से। नारीवादी संगठनों ने इसको इंडोर्स करा है, जो मानव अधिकार के संगठन है उन्होंने इसको इंडोर्स करा है, कई लॉयर्स ने, टीचर्स ने, एकेडमिक्स ने,
बाकी जितने भी अधिकारों को लेके संगठन है सबने इंडोर्स करा है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसमें आपको जो भी मुद्दा उठाना हो, यदि आपको लगता है कि एससी स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो आजकल चल रहा है वो मुद्दा जरूरी है, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके मुद्दा उठाना हो, तो ये एक मंच है और ये हम सबका मंच है, और हमें इसको इस्तेमाल भी उसी तरीके से करना चाहिए कि ये मंच का हम सब लोग इसमें जुड़े और मुद्दों को आगे उठाएं। एक ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग है इस पूरे अभियान की, और वो केवल ये है कि जो भी हम मुद्दे उठा रहे हैं वो एक संवैधानिक ढांचे के तहत उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक ये चीज ऐड करना जरूरी था जो अली ने बोला। और दूसरा कि इसका जो प्रारूप है उसके बारे में भी अगर मैं 2 मिनट में बात रखूं, प्रारूप ये है कि अभी से लेकर मतलब अक्टूबर 2 कल से लेकर दिसंबर 10 तक फोकस रहेगा स्टेट लेवल और लोकल लेवल एक्शन पे, जिसमें कि एक 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 जो मुख्य धार के एक जो आइडिया एक है और एक जो सुझाव सबको दिया गया है वो ये है कि आप अपने जिले में 75 किलोमीटर की यात्राएं निकालें, अलग अलग मुद्दे लेके, मतलब स्थानीय मुद्दे लेके। हो सकता है कि मैं जहाँ पे यात्रा निकालूं और जिन संगठनों के साथ मिलके हम लोग यात्रा निकाले, वहां पे हो सकता है कि राशन का मुद्दा सबसे जरूरी मुद्दा हो सकता है, कहीं और पे पुलिस की जवाबदेही का मुद्दा सबसे जरूरी मुद्दा हो। तो अपने अपने मुद्दों को समझकर पहले इस 10 दिसंबर तक उम्मीद ये है कि हम लोग देश भर में जिले के स्तर पे 75 किलोमीटर की यात्राएं निकालेंगे, और उसके साथ साथ कार्यक्रम भी अलग अलग किस्म के कर सकते हैं। तो यदि यात्रा के बीच में कोई कार्यक्रम करना है वो भी जरूर कर सकते हैं। यदि हो सकता है कि कुछ संगठन यात्राएं ना निकाल पाए तो वो लोग केवल कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का काफी खुला और ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है कि जैसे भी आप इसको ले जाना चाहें। और फिर जनवरी में जो प्लान है वो ये है कि बहुत सारी यात्राएं अलग अलग दिशाओं से, उम्मीद है कि 5 देश की दिशाओं से यात्राएं दिल्ली पहुंचेंगी, और 30 जनवरी को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो ये 2 चीजें मुझे लगा कि मैं अगर अभियान के बारे में जोड़ दूं इससे पहले कि मैं जो हम लोग कार्यक्रम सोच रहे हैं उसके बारे में बताऊं। एक रिक्वेस्ट आई है चैट बॉक्स में कि या तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो या फिर स्पीकर्स बायलिंगुअल बोले। तो ऋतु, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में भी थोड़ा समरी में बोल दूं यही बात? If you can, yeah, Okay. you can go ahead. Okay, so basically about the Nafrat Chodo Samvidhan Bachao campaign itself, Ali spoke to us about how the campaign started and what were the key issues. I just wanted to add a couple of things to what he said. One was that it's really an open-ended platform. It's not that the campaign is based on just 1 or 2 issues, and it's really open to all groups and individuals who are working on issues of constitutional rights, of justice, and it really is inviting people working on all sorts of issues, from women's rights to Dalit rights to education policy, to those fighting hate, to those working on issues of transparency and accountability in government functioning, of judicial accountability. So it's an open call, it's an open platform, and we're inviting diverse groups from all over the country to join this call and to really make it their own sort of campaign. And there's only a very broad conceptual framework that's been shared, which is basically to say that this is within the framework of the Indian Constitution. It's really about struggling for those constitutional ideals and constitutional rights. And the other part that I wanted to add about the campaign itself was that in the first phase of the campaign, starting from tomorrow, that is October 2, which is a very significant day for all of us, right up to December 10th, which is Human Rights Day, the call is to carry out 75-kilometer yatras in your districts on issues of relevance that are most pressing in that area, and really trying to reach out to people as much as possible. We could have pamphlets for that, we could have flags, and also it's an open call to say that along the yatra you could also organize programs and campaigns around different issues. And for groups that are not looking at or are not able to organize yatras throughout this period, then to also organize any other kind of
program, whether those are meetings or webinars or discussions or whatever works for them. So just to say that both the issues covered and the way of participating are both actually very, very open ended to really allow a diverse set of people to become part of it. And then in January, the plan is that yatras from 5 different parts of the country will reach Delhi for big program on the 30th of January, which is a very significant day for all of us. अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बस बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो कुछ संगठनों से हम सब लोग मिलके हमने बात करी है उसके बारे में क्या प्लान है। तो एक तो दिल्ली में सतर्क नागरिक संगठन जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ और अनहद एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, हम लोग मिलकर एक साप्ताहिक वेबिनार सीरीज चला रहे हैं नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत। और कल हमारा जो है वो पहला हमारा वीकली वेबिनार है जिसका हमने टाइटल रखा है नफरत हराओ संविधान बचाओ। और इसमें हम फोकस करेंगे थीम्स ऑफ जस्टिस के ऊपर और कि किस प्रकार से कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको कि अलग अलग तरीके से संघर्ष चल रहे हैं जिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर। और क्योंकि कल गांधी जयंती का दिवस है तो उसमें गांधीयन वेज ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर भी एक फोकस रहेगा। तो कल 5 बजे हमारा पहला वेबिनार है और उसमें हमारे जो वक्ता जुड़ेंगे वो है जस्टिस मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज हैं, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जिन्होंने एक्चुअली गांधी को लेकर बहुत रिसर्च किया हुआ है और वो इतिहासकार हैं, वृंदा ग्रोवर जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और वो हमसे बात करेंगी कि किस प्रकार से जब नफरत के मुद्दों के ऊपर न्याय का संघर्ष चलता है बिल्किस बानो जैसे केस में, उसमें भी किस प्रकार से अंत में स्टेट अपने कुछ करके कोशिश करती है कि द गिल्टी आर नॉट ब्रॉट टू बुक और उनको किस प्रकार से छोड़ने का एक कोशिश करता है, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी रत्ना पाठक शाह जो एक अभिनेता है। उसके अलावा रूथ मनोरमा जी जुड़ेंगी जो हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित महिला संघ की। अरफा खानम शेरवानी जुड़ेंगी जो एक वरिष्ठ संपादक और पत्रकार है द वायर के साथ, शायद सभी लोग उनको जानते भी हैं। और हमारे साथ जो ये अभियान शुरू करने में जिनकी एक प्रमुख भूमिका रही है तुषार गांधी जी, वो भी जुड़ेंगे गांधी के बारे में भी बताने के लिए और इस अभियान के बारे में भी बताने के लिए। साथ ही में हमारे साथ वेदी और पाखी सिन्हा जुड़ेंगे जो कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और वो अपने गीत और कथा के द्वारा अपना संदेश आगे रखेंगे। और इसका संचालन करेंगी अंजलि भारद्वाज जो सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हुई है। तो कल हमारा पहला वेबिनार है और ये श्रृंखला 10 दिसंबर तक हम हर वीकेंड चलाएंगे और अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए चलाएंगे जो सारे मुद्दे इस पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हमारा प्लान है कि दिल्ली में हम लोग दिवाली के बाद ये 75 किलोमीटर वाली यात्राएं शुरू करेंगे। So just to briefly summarize in English, as part of the Quit Hate Save the Constitution campaign, Anhad and Satark Nagrik Sangathan have decided to launch a weekly webinar series. The first webinar in the series is actually happening tomorrow, that is 2nd October from 5 p.m. onwards. And the title of tomorrow's webinar is Defeating Hate, Defending the Constitution, where we'll be discussing issues of justice, issues of how to fight hate and communalism, and also hearing from people involved in different people's movements. We'll be joined by Justice Madan Lokur, who's a former judge of the Supreme Court, Professor Mridula Mukherjee, who's a historian and has done a lot of work on Gandhi's life. We'll also be hearing from Vrinda Grover about the ongoing struggle for justice in the Bilkis Bano case. We will also be hearing from the president of the National Federation of Dalit Women, Ruth Manorma. We will be joined by Arfa Khanum Sherwani, a senior editor of The Wire. Also, one of the key people involved in setting up of this campaign, Tushar Gandhi, will also be joining us. He's also the great grandson of Mahatma Gandhi.
And singers and storytellers from the Ahvan project, Vedi and Paki Sinha, will also be part of the webinar tomorrow. And Anjali Bhardwaj, who's associated with SNS, will be moderating the event. So that's all that I wanted to share, Ritu. Sorry if I've gone slightly over time, but I thought it was important to add a little bit about the Abhiyan to Yeah. what Ali had said. Thank you. Thank you so much, Amrita, and thank you for also translating it. आपने मेरा काम बहुत कम कर दिया. So हम सभी वक्ताओं से निवेदन करेंगे कि कृपया समय का बहुत ध्यान रखें और अपनी बातों को जितना हो सके समेटकर और कम से कम शब्दों में रखें. और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं नंदलाल जी. उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम के विषय में आप वो क्या देखते हैं और उन्होंने क्या रणनीतियां बनाई हैं उसके विषय में हमारे साथ चर्चा करें. नंदलाल जी. नंदलाल जी, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से मैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है. हो नहीं पा रहा है. शायद तो कनेक्शन की दिक्कत शायद होगी. कुछ कनेक्शन की दिक्कत होगी. तो हम अपने अगले वक्ता की तरफ चलते हैं. टीना शुभमूर्ति जी समुदाय संस्था से बिहार से हमारे साथ हैं. टीना शुभमूर्ति has joined us from Samudai, which is an organization based in Bihar. She will be keeping her views on the campaign and also will share her insights and plans. And so Tina, sorry Ritu, I think Tina ji also has fallen off the connection. oh sure. नंदलाल जी आपको आवाज आ रही है? नंदलाल जी? हाँ हाँ आ रही है जी, आ रही है. हाँ, ओके. तो नंदलाल जी आप प्लीज अपनी बात रखिए. हाँ तो साथियों जिंदाबाद. और मेरा नाम नंदलाल मास्टर है. मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ. लोक समिति और NAPM के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बनारस में भी इस कैंपेन के तहत जो है कि हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम रखा हुआ है. कल एक पदयात्रा एक दिन का हम लोग करीब 10 किलोमीटर का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू कर रहे हैं और गांधी जी की प्रतिमा है मैदागिन पर, तो वहां पे हम लोग समाप्त करेंगे. फिर एक जन सुनवाई राशन PDS को लेकर के, पेंशन और मनरेगा के सवाल को लेकर के 11 सितंबर जो JP जी की जयंती है तो एक जन सुनवाई का कार्यक्रम बनारस में होने जा रहा है जिसमें अरुंधति जी, ऋचा जी और UP के कई डिस्ट्रिक्ट से साथी शामिल हो रहे हैं. तो ये 10-11 अक्टूबर को ये कार्यक्रम है. और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो हम लोगों ने जो 75 किलोमीटर की पदयात्रा की बात हो रही है, तो वाराणसी में ये एक पदयात्रा उससे भी लंबी हम लोग निकाल रहे हैं. 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये 9 दिन की पदयात्रा है. लगातार जो है कि ये पदयात्रा निकलेगी और करीब 140 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम लोग कवर करेंगे इस 9 दिन में पदयात्रा के दौरान. और इसका नाम हम लोगों ने जो रखा है कि सद्भावना के रास्ते शांति के वास्ते पदयात्रा. और ये पदयात्रा बनारस में दो बहुत ही सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है. एक तो कबीर जी की जन्मस्थली है लहतारा में, तो वहां से पदयात्रा हम लोग शुरू करेंगे. और ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में काफी ग्रामीण क्षेत्र है, करीब 8 ब्लॉक है. तो ये 8 ब्लॉक को ये पदयात्रा एक तरीके से चारों तरफ कवर करेगी. और 5 नवंबर को वाराणसी में जो सारनाथ है, जो बुद्ध जी की जन्म वहाँ तपोस्थली है, तो सारनाथ में ये पदयात्रा जो है समाप्त होगी.
और पदयात्रा में काफ़ी तैयारी आज भी हम लोगों की पूरी प्लानिंग मीटिंग हुआ और ज़्यादातर पदयात्रा जो है कि गाँव-गाँव में जाएगी। सिर्फ़ स्टार्टिंग हम लोग शहर से कर रहे हैं और समाप्त भी शहर में करेंगे, लेकिन पदयात्रा का ये मंशा था कि गाँव में भी लोगों के साथ बातचीत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। शहर में तो इन मुद्दों को लेकर के चर्चाएँ काफ़ी हो रही है। लेकिन गाँव में ज़्यादा चर्चाएँ नहीं हो पा रही है और एक तरीके से गाँव के लोगों के साथ बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। और पदयात्रा पूरा गाँव में रुकेगी भी, ठहरने, खाने-पीने की पूरी व्यवस्था गाँव के लोग उठा रहे हैं। करीब एवरेज 100 पदयात्री पर डे जो है कि चलेंगे, उसके बाद जिन-जिन गाँव में हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ पे जनसभा नुक्कड़ नाटक साथ ही साथ किसी-किसी गाँव में जैसे अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, तो वहाँ पे मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, ये छोटे-छोटे कार्यक्रम भी साथ-साथ में होंगे। और नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो के आह्वान के साथ विशेष करके बनारस आप सब जानते हैं कि काफ़ी इन मुद्दों को लेकर के काफ़ी संवेदनशील जिला रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और हाल के दिनों में ये घोषणा भी हुआ है कि अ, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और उसकी शुरुआत कहीं न कहीं काशी में हो गई है। आप सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के विश्वनाथ टेम्पल को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है बनारस के अंदर, जबकि बनारस में कभी ऐसा रहा नहीं है। बनारसी साड़ी आप सब जानते हैं कि बहुत फेमस है और यहाँ हिंदू-मुसलमान के जो रिश्ते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से साड़ी में तानी और बानी का गठजोड़ होता है, दोनों के बिना मिलन का एक साड़ी तैयार नहीं हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर हिंदू-मुसलमानों की जो गंगा-जमुनी तहज़ीब है, उसी तानी-बानी के रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ कबीर जी की स्थली है, बुद्ध जी की स्थली है और यहाँ के माहौल को कभी भी हम लोग बिगाड़ने नहीं देंगे। और ये पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम करते रहे हैं, आप सबको पता है कि जब ये निर्णय आया ज्ञानवापी के बाद तो यूपी के कई जिलों में जो है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया, कहीं-कहीं जो है कि दंगे जैसी भी स्थिति हो गई। लेकिन बनारस के अंदर जो है कि वो माहौल हम लोग बिगड़ने नहीं दिया और एक भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। तो इसको और मजबूत बिल्कुल। करने की ज़रूरत है और इसी उम्मीद के साथ ये यात्रा जो है कि शुरू होगी 28 अक्टूबर से। तो मैं एनएपीएम के साथियों से ख़ास तौर से युवा साथियों से देश भर के ये अपील भी कर रहा हूँ कि आइए, बनारस में आप सबका जो है कि स्वागत है। उसी के पदयात्रा के तुरंत समाप्ति के 1-2 दिन बाद जो है कि देव दिवाली जो कि विश्व प्रसिद्ध त्योहार भी है, तो आप रुक कर के उसका आनंद भी उठा सकते हैं और यात्रा में अगर आप सभी साथी जुड़ते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नंदलाल भाई, आपने इतना अच्छा अपना पूरा प्लान बताया और ब्रीफिंग इट वेरी शॉर्टली इन इंग्लिश. So it is quite heart-wrenching to witness the communal hatred in the land where Kabir and Tathagata Gautam Buddha was born, and they have preached their messages from the land. So Nandlal ji, representing the Lok Samiti and NAPM, also said about that they are planning for 10 kilometers of yatra tomorrow from BHU, and then it will be taken ahead, and they will be raising the issues of ration, Manrega, and other employment and other ongoing issues, along with which will be forwarded by the longest walk they're planning, which will start from 11th of October, which is observed at the birth anniversary of JPZ, and it will go as with the name of Sadbhavna Ke Raste, and it will cover 8 blocks.
and basically will focus the rural areas of Banaras and end at Sarnath, which is the place where Tathagat Gautam Buddha preached Dhamma Upadesh. And this walk will also include Jan Sabhas, street plays, and candle lighting ceremonies on various spots. So बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल जी, आपने हमारे साथ शेयर किया। और इसी के साथ हमारे साथ देव देसाई जुड़े हैं, जो अनहद नाम की एक संस्था से हैं, एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी। देव देसाई जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कैमरे में कुछ इश्यू भी है और आई एम नॉट वेल एक्चुअली, तो मैं इसलिए भी कैमरा नहीं कर रहा हूँ। सभी साथियों को मैं मेरा प्रणाम। मैं गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ और अनहद के साथ काफी लंबे समय से 2006 के आसपास से मैं अनहद के साथ जुड़ा हूँ। तो गुजरात का जो अनहद का काम है मैं देखता हूँ। जो अली भाई ने शुरुआत में ब्रीफ में बताया, उसमें शायद जो एक दो चीजें छूट गई है जो मुझे याद आ रही है, क्योंकि आई वाज इन मुंबई मीटिंग लास्ट जो 22-23 तारीख 21-22 को हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो एक दिन पूरा गया है वो लिफलेट के ऊपर गया है कि किस तरीके की पत्रिका रहेगी या पत्रिका में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। तो वो पूरा डिस्कशन, मतलब उसमें बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग आए थे, हर इश्यू पे काम करने वाले लोग थे। तो सबको ये था कि हमारा मुद्दा होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए। एंड आई अग्री कि हर मुद्दा जो है वो अपने आप में एक महत्व रखता है, पर ये यात्रा जो हम निकाल रहे हैं वो अगेंस्ट हेट है। तो जो जहां जिस फील्ड में, जैसे बताया कि जो जहां जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको ये इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए आप अपना मुद्दा शामिल कीजिए, ये एक तय हुआ था। और एक पूरा जो अंजलि भारद्वाज ने जो लिखा था एक लिफलेट टाइप, उसमें थोड़ी बहुत ऐड करके वो शायद सबको भेजा जाएगा या भेज दिया है, आई डोंट नो। उसमें जो भी अगेंस्ट हेट्रेड, जो नफरत के खिलाफ की जो बात है, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करने की बात है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि गुजरात में, मतलब कई जगह मैंने देखा कि बहुत सारी जगह जो है कल से शुरू हो रहा है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द अनहद, तो अनहद का जो अंजलि अमृता ने जो बताया कि ये जो पूरा कल वेबिनार भी है, और मैंने उसको ग्रुप में शेयर भी किया है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोस्टर और जूम लिंक जो है बाकी अपने अपने कांटेक्ट में भेजे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाए। तो एक तो ये प्रोसेस में पूरा जो है हम शामिल है। और उसके अलावा गुजरात एक ऐसा, मतलब हर स्टेट के अपने अपने तरीके हैं प्रोटेस्ट के, सरकार के उनको दबाने के तरीके हैं। तो गुजरात को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन अपकमिंग है। अभी जस्ट दिसंबर में इलेक्शन होना है, तो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो सरकार का जो हाल है ग्राउंड पे, विविध आंदोलन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। तो सरकार कतई ये नहीं चाहती है कि यहाँ ऐसा कुछ भी हो जो उनको नुकसान पहुंचाए। तो आप सबने, यहाँ सबको ही पता होगा कि बिल्किस बानो के लिए हम यहाँ के अहमदाबाद के बहुत सारे दोस्तों ने मिलके 2-3 बार प्रोटेस्ट कॉल किया, जो पुलिस ने नहीं होने दिया। जैसे ही गए सबको उठा के पुलिस स्टेशन शाम तक बिठा दिया। तो वो कहीं भी एक तो परमिशन नहीं देते हैं। अहमदाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप बैठ के बात कर पाओ, मतलब ऐसा हॉल कहीं नहीं मिलेगा आपको विदाउट पुलिस परमिशन। या तो सारी स्पेस जो है सिंक्रोनाइज हो गई है। ये जो यात्रा की बात है और ये जो कॉल दिया गया है, इसमें मैं हूँ, आनंद मजगांवकर हमारे साथी है, कुछ और साथी है जो गुजरात के, सबने मिलके, मतलब हमने एक मीटिंग की है और एक और मीटिंग करने वाले हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी के साथ, जैसे बिल्किस की यात्रा संदीप पांडे जी ने निकाली थी, तो उनको कहीं भी यात्रा नहीं निकालने दी, और हर जगह उनको पुलिस ने धर लिया। पुलिस ने पूरा दिन रखा, रात भर रखा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने पकड़ा, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा। तो ये एक पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे पीएम विजिट है, तो अहमदाबाद में पीएम विजिट है, तो जो भी यहाँ एक्टिविस्ट अहमदाबाद के हैं, उसमें से जिनको उनको लगता है कि ये ऐसा है कि जो प्रोटेस्ट करेगा, तो उसके घर पे जो है या तो आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या आपको पुलिस लेके जाती है। मतलब आज मुझे भी सुबह कॉल आ चुका है कि भाई आप क्या करने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो बीमार हूँ, मुझे डेंगू हो रखा है, आई एम डूइंग नथिंग। तो इस तरीके से एक पूरा दबाने की कोशिश है। इसके बावजूद हम लोगों ने, मतलब शहरों में ये पॉसिबिलिटी कम है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अंबाजी से, धर्मपुर से अंबाजी तक की एक यात्रा ट्राइबल बेल्ट में निकले, जहाँ कुछ साथी हमारे साथ भी है और हमारी खुद की भी जो पकड़ है, वो यात्रा
की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सभी साथियों की जब मीटिंग होगी उसके बाद उसकी डेट तय होगी, क्योंकि इलेक्शन अपकमिंग है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए वो तय पाया जाएगा। और जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे है वो ये है कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि ऐसे माहौल में सीधे खुल के सामने आना नहीं चाहते हैं। मतलब वो बहुत कम लोग हैं जो खुल के बोल भी रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, सरकार के सामने धरना भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत गिने चुने, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे लोग जो गुजरात में आज बचे हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो खुल के सामने नहीं आते, वो लड़ते हैं अपनी महिला अधिकार के लिए। अगर कोई संस्था काम करती है, उनकी 2 डिस्ट्रिक्ट में पकड़ है, तो वो खुल के सामने नहीं आएगी। पर उन्होंने ये कमिट जरूर किया है कि आप हमें पत्रिका दीजिए, हम अपने अपने जहाँ एरिया ग्रास रूट पे है वहाँ वो पत्रिका हम लोग एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो एक तो ये है कि वी हैव दिस टाइप ऑफ नेटवर्क अक्रॉस द गुजरात, तो वो हम पत्रिकाओं का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा हो सकता है वो करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि एक ओकेशन ऑफ द 75 ईयर, मतलब जो 75 साल हो रहे हैं आजादी के, और हम जो ये पूरी पूरी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं कि 75 साल में और पिछले 9 साल में कैसे हेट्रेड बढ़ी है, और 75 साल में भी एक उसका प्रोसेस जो है संघ परिवार ने या फिर बाकी जितनी भी नफरतवादी ताकतें हैं, जो कट्टरवादी ताकत है, उन्होंने कैसे किया है। तो 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे अलग अलग संगठनों की पकड़ है, कुछ जगह हमारी है, कुछ जगह किसी और संगठन की है। वो 75 विलेजेस में एटलीस्ट नुक्कड़ सभा हो या फिर कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप हो। बट अभी भी मैं, मतलब ये कॉन्स्टेंटली आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि यहाँ इलेक्शन है, तो वो कितना सरकार यहाँ पे प्रैक्टिकली करने देगी, वो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। हो सकता है कि केस लगा के आपको 1 महीने के लिए अंदर भी डाल दे, जो करने वाले लोग हैं उनको, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। पर उसके बावजूद भी जो लड़ रहे हैं वो लोग कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली थिंग जो है वो पत्रिका वितरण तो हो ही, आई एम डैम श्योर कि वो हो ही सकता है और होगा ही। उसके अलावा 2 यात्रा की बात है, एक वडगाम से, वडगाम जहाँ पे जिग्नेश मेवानी धारासभ्य है, एमएलए है, वहां से एक यात्रा जो है या तो गांधीनगर या फिर वडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्लान हो रही है। और एक ये जो मैंने ट्राइबल बेल्ट वाला बताया वो, और प्लस जो शहरों में जो नेटवर्क है, मतलब कॉलेजेस में कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो नेटवर्क है, तो उसमें हम लोग एक तो लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और प्लस ये जो ऑनलाइन वाला जो सेमिनार की बात है जो अभी अमृता ने जो बताई, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एटलीस्ट लोग जुड़े और ये कैंपेन के बारे में समझे। या थैंक यू सो मच। Thank you, Dev. It was really good to hear you, and there was lots of hope listening to you. गुजरात एक बहुत महत्व की बात जो शायद देव ने बताई है वो है कि हम सब विभिन्न आंदोलनों से आते हैं। बहुत सारे, कोई नारीवादी है, कोई ट्राइबल जो है स्ट्रगल से आ रहे हैं, कोई विभिन्न दलित संगठनों से हमारे साथ साथी जुड़े हैं। पर इन सब में एक जैसा अमृता ने भी शुरुआत में कहा था कि हम बहुत इंटरसेक्शनल ग्रुप को कवर कर रहे हैं, इंटरसेक्शनैलिटी को कवर कर रहे हैं, जहां हमारे सभी मुद्दे हमारे बहुत अहम हैं। पर इन सब मुद्दों में मुझे लगता है बहुत महत्व की बात जो कही गई देव के द्वारा, कि इन सब में हम इस समय इस कैंपेन के अंतर्गत जिस पर हमारा मुख्य रूप से जो हमारा दृष्टि, जो हमारा फोकस एरिया है वो है the campaign is actually against hate. It is a resistance. It is a movement which will resist against the hatred which is which has been जो कि हमारे राजनीति द्वारा, स्टेट द्वारा और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जो है आम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, उस हेट से लड़ने का एक जो है वो जरिया है बनेगा। और देव ने हमारे बीच में बताया कि he shared that the walks will cover the tribal area and also some of the constituencies. Also it is very important to understand that the situation is very different than other states in Gujarat, because it's really oppressive over there, and also the elections are very near, so there are also
he said that leaflets and pamphlets will be distributed among students and other groups of people, and also will cover the rural areas as well as so this is all the planning. And now हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं और हम Can I say one line? Sorry, वो sure. मतलब हमेशा हम सभी साथियों को एक चीज ये जो हम जब भी कैंपेन में जाए या फील्ड में जाए तो अबाउट दिस कैंपेन एक ये हमारे पास हमेशा होना चाहिए कि हेट्रेड जो है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हेट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं आप एक हद से ज्यादा किसी को नहीं कर सकते हैं। तो हेट्रेड इज ऑलवेज हिट बैक यू, वो अलग अलग तरीके से आपको हेट करती है। ये एक लाइन जो है लोगों को कन्वेंस करने में हमें बहुत सरलता दिलाती है कि नफरत जो है कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान करेगी। आप किसी से, किसी धर्म से करे, किसी जाति से करे, किसी जेंडर से करे, पर वो कहीं ना कहीं तो नुकसान आपका ही है, वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, अलग अलग तरीके से। या थैंक यू सो मच। Very true, Dev. Thank you for sharing this, and it's really good to hear. And now we will like to invite Manas Patnaik. Manas हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं। आप कन्वेनर हैं नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के। और मानस जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करें और अपने विचार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार, जय जगत। मैं गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वोदय का राष्ट्रीय युवा संगठन का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ये जो कैंपेन के बारे में आपने बताया, जिस तरह अली भाई ने बताया और गुड्डी जी, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये कैंपेन को उड़ीसा में करने की कोशिश किया, जिसमें जो ग्रीन नोबेल विजेता हैं प्रफुल्ल सामंतरा जी, केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के ट्रस्टी डॉक्टर विश्वजीत, यूसुफ मेहरली सेंटर के स्टेट कन्वेनर कल्याण आनंद जी, लोहिया एकेडमी जो भुवनेश्वर में आंदोलन का एक जो केंद्र है, जहां पर बातचीत चलता है, रिसर्च होता है और जन आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र है भुवनेश्वर में, लोहिया एकेडमी के संपादक देव प्रसाद राय महापात्र जी, और गांधी शांति प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष हैं उड़ीसा के जस्टिस मनोरंजन महांती जी, उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, आज पूरा हिंदुस्तान को दो हिस्से में बांटने की जो कोशिश जिस तरह अंग्रेजों ने किया था, आज मोदी जी के नेतृत्व और आरएसएस का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसमें देश को तोड़ने की जो बात चल रही है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के बीच में जो लड़ाई करने की कोशिश हो रहा है, उड़ीसा ये लड़ाई में सबसे आगे जाएगी। इसके मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम नफरत छोड़ो और संविधान बचाओ कैंपेन हो रहा है, ये राष्ट्रीय युवा संगठन गांधी शांति प्रतिष्ठान के अगुवाई में पूरा 30 जिला में किया जाएगा। मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि काल से ये कार्यक्रम उड़ीसा में बहुत सारे जगह पर हो रहा है। आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर उड़ीसा का जो कैपिटल है, वो जिस जिले से आता है, खुर्दा जिला, उसमें हिंदू मुसलमान, आज ये दशहरा का माहौल है, आप सब जानते हैं। एक ऐसी जगह पर हम इसको तैयार कर रहे हैं, ऐसी जगह पर हम यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम लोग पूजा में बैठते हैं। तो हिंदू मुसलमान के जो प्रतीक है जो जगह, वहां से ही यात्रा शुरुआत होगी। ये 4 दिन तक चलेगी, 2 से 4 तक खुर्दा जिला में। और काल नयागढ़ जिला में भी कार्यक्रम है, पदयात्रा है, और अनुगुल में 75 गांव पर कार्यक्रम है। और ये जो हम आप लोग बोल रहे थे कि दिसंबर 10 तक ये कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको पता है, आज जो लोग सावरकर और आपका नाथुराम गोडसे के बारे में जोरदार तरीके से बोलते हैं, और गांधी जी जिसके लिए देहांत हुए, सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लड़ते हुए उनका जान वो कुर्बानी कर दिया, उनका जो बलिदान का 75 साल हो रहा है। ये 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग ये कार्यक्रम को जनवरी 30 तक पूरे उड़ीसा में हम करेंगे। मैं आपको ये आश्वासन और भी देना चाहता हूँ, बहुत सारे जगह पर यहाँ पर बीजेडी का सरकार है, बीजेपी आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बोलना भी चाहता हूँ कि आपके जरिए से एनएपीएम से बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, ये लोगों को ये कैंपेन में जोड़ना चाहिए।
और आज हम भुवनेश्वर में प्रेस मीट किए थे और प्रेस मीट में हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग युवा के बीच में, मैं राष्ट्रीय युवा संगठन का नेशनल कोऑर्डिनेशन में काम करता हूँ। कुमार प्रशांत जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके साथ मेरा बातचीत हुआ और उन्होंने बताया कि लोगों के बीच में जाकर ये बात करना पड़ेगा। अभी इसीलिए बहुत सारे जगह पर छोटी-छोटी मीटिंग हम करने वाले हैं, क्योंकि आज देश जिस दिशा में खड़ा है, कार्यक्रम तो हर रोज कुछ ना कुछ होता है, लेकिन नया लोगों को जोड़ना, जिस तरह अभी पिछले वक्ता ने बोला कि कुछ लोग भय कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन हम भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के बारे में हम जब बोलते हैं, हम अम्बेडकर जी के बारे में जब हम बोलते हैं, हम नेहरू जी के बारे में जब बोलते हैं, तो वो निर्भय थे। और आज सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान के ऊपर है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान आई और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा आजादी का आंदोलन जब हम लड़े, आज उस इतिहास को मिटाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से ये भी बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों का इतिहास नहीं वो भविष्य बना नहीं सकते। तो हमारे लिए एक मौका है, आज गांधी जी हमारे पास नहीं है, आज अंबेडकर जी हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, सावित्रीबाई फुले नहीं है, लेकिन उनके जो रास्ता है, जो इतिहास है, उस इतिहास को हम आगे लेकर जाएंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो नफरत पूरा देश हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी मोदी सरकार करना चाहते हैं, मैं उनको भी चुनौती देना चाहता हूँ। और मीडिया में भी हम लोग बोले हैं कि उनके पास जो दम है, हम लोगों को जेल जाने के लिए भी उनके पास कितना जगह है भी हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम अहिंसा के रास्ते ये काम करेंगे, क्योंकि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। हमारा जो कोशिश होना चाहिए, लोगों के बीच में जाए, लोगों के साथ बात करें। आज जिस तरह बेरोजगार के मुद्दा सामने आया है, आप देखेंगे 2-3 दिन पहले इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री का एक जो नोटिफिकेशन आया कि आप मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो हमको वो संविधान जो अधिकार दिया है उसको खत्म करने की आज बातचीत चल रही है। आज हम बोल रहे हैं कर्तव्य पथ करेंगे, किसके लिए आप करेंगे? जब गणतंत्र में गण नहीं रहेंगे, तंत्र किसके लिए होगा? तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पूरा प्रक्रिया हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको करा जाए। पूरा गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर खड़ा है। हम आपको ये भी बोलना चाहते हैं, पिछले साल हम लोगों ने सेवाग्राम से साबरमती संदेश यात्रा किया था, जिसके आप जानते हैं कि साबरमती को तोड़ने की सरकार कोशिश कर रहा है, क्योंकि आजादी के आंदोलन में साबरमती सबसे बड़ा पॉइंट था। गांधी जी जानते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि सत्याग्रह का जो रास्ता होता है, जेल में होता है, स्मशान में होता है। हम मरने के लिए भी नहीं डरते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर उनके पास दम है तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम गांधी, आम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश के रास्ते पर ही काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज बेरोजगार के मुद्दा हो, चाहे हमारे इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, चाहे कम्युनलिज्म का मुद्दा हो, लेकिन उड़ीसा में हम हर मुद्दे में खड़े होते हैं और आवाज उठाते हैं। यहाँ का बीजू जनता दल का सरकार भी जानता है कि हम लोग जो स्ट्रक्चर के हमारे जो स्ट्रैटेजी आप देखेंगे, किसान आंदोलन में जो स्ट्रैटेजी हुआ, वो स्ट्रैटेजी जो अहिंसा के रूप से जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया और वो सक्सेस हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ इज ए कैंपेन टू डिफेंड कम्युनलिज्म फोर्सेस, टू डिफेंड, टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो संविधान है उसको जो तोड़ने की कोशिश करें, हम उसको जवाब देंगे। इसीलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे जो प्रोग्राम है काल से शुरू होगा। 75 किलोमीटर पदयात्रा हर जिला में करने की कोशिश हो रहा है। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो 2 बड़े इलाका है, आप जानते हैं बरगढ़ और संबलपुर, जिसको उड़ीसा का हमारा जो किसान आंदोलन का बड़ा गढ़ माना जाता है। वहाँ जो संगठन है और गांधी पीस फाउंडेशन, राष्ट्रीय युवा संघ नेतृत्व में हमारे संबलपुर और बरगढ़ के बीच में पदयात्रा किया जाएगा। आसपास मुझे लग रहा है कि 100 किलोमीटर की वो पदयात्रा होगी। और साइकिल यात्रा भी हम निकल रहे हैं। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है और उड़ीसा में जो सबसे बड़े गांधी के सहयोगी थे मनमोहन चौधरी जी के जो जयंती है, उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं 11 से 14 तारीख तक। हम पूरा कटक जिला में, क्योंकि गांधी जी आज से 100 साल पहले आए थे कटक में, और इस ऐतिहासिक पल कोविड के वजह से थोड़ा हम वो काम नहीं कर पाए, लेकिन ये मौका है 75 साल का गांधी का हत्या का 75 साल और शहादत का 75 साल। इसमें हम कटक जिला में, आप जानते हैं कटक में अभी अमित शाह जी आए थे और पूरा जो
हिंदू मुसलमान के बीच में जो भाईचारा का जो बात होती है वो कटक में होता है। और कटक एक ऐसी चीज है जो ऐतिहासिक शहर है, इसीलिए वहां से हम 11 से 15 तारीख तक ये कैंपेन करना जा रहे हैं। उड़ीसा में जो पूर्वतन मुख्यमंत्री थे मानस जी, हम आपको थोड़ा वो करेंगे कि कृपया समय का ध्यान दें और थोड़ा समेटते हुए। एक मिनट में। तो ये जो पूरा प्रकरण है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय युवा संगठन, गांधी शांति प्रतिष्ठान और जन आंदोलन का जो राष्ट्रीय समन्वय प्रफुल्ल दास, जिसमें नेशनल एडवाइजर है, उनके नेतृत्व में, डॉक्टर विश्वजीत के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम तहसीला में हम करेंगे। और 30 जनवरी 2023 को हम कोशिश करें, जिस तरह दिल्ली में हो रहा है उस तरह सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन 2-3 हजार लोगों को लेकर भुवनेश्वर में होगी। और इस बात को हम दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हम गांधी जी आम्बेडकर के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं। जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सबको जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जगत। Inkilab Zindabad, Jai Jagat. Such powerful words by Manas ji. He told about that how they will try to cover almost all the 30 districts of Orissa, and also will reach out to new people, rural Indian rural people from rural background, and also will reach out to political parties, and because Odisha is still safe somehow, and it's a non-BJP government ruled state, and so they will also try to reach out to political parties, and also will not just move ahead with Padyatras, but also will include cycle marches and other ways of addressing and reaching out to people. So going to our next speaker, we would like to invite Vaishnavi from Tamil Nadu. She's working with youth and also working on labor rights. Vaishnavi, you can please go ahead. Vaishnavi, are you able to hear? Vaishnavi is connected, but again, I am not able to turn on. Yeah, hi. I think that's fine. Hi, Hi. yeah, Vaishnavi. Sorry, I just got a call. Is it my turn to go? Yeah, you can start. Okay. So thank you for the opportunity. And I think I just have to, I am from Tamil Nadu, Vaishnavi. I work on labor rights and on environment. So I think I can see that all of you have presented about what your plans are in your own state. I'm sorry, I can't do justice to it, because I just got to know about this plan of Yatra yesterday, and I'm here to generally give the context of Tamil Nadu and see where I am aligned with this Yatra and how do I see this plan. And firstly, yes, I mean, as the comrade who started saying it, like Odisha, it's the same context in Tamil Nadu. We are now getting rid of BJP. There's no scope of BJP here as of Tamil Nadu, as of today. But I can definitely not be sure of what the future has for us, because we could really see that they are getting stronger day by day in terms of bringing in money, bringing in power. So we could see that they are actually doing better work, and we could see that we have a lot more work to do in our own hands. So by saying that, like, I think we can't be just happy about, okay, they're not there, but I feel so we can't be just be happy about that BJP is not there right now, and I'm sure there's lot of work in our own hands. So now one of the biggest threat is also that, because the current DMK government came into power
because we all wanted to vote against BJP. The DMK government, the current government, so-called progressive, is actually pseudo-progressive. You can't tell them that they're completely progressive. There are a lot of flaws in that. Now we are facing a huge issue in that, because a lot of activists and leaders who are actually raising voice, when they raise voice against the current government, they are called as like, are you also from BJP? So the space for expressing your own critiques and expressing your own uh, 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 or anything against government is actually terming, and you end up saying, the people end up saying that you are also BJP or you are also being casted. So that space of resistance and that space of questioning is shrinking because of this current government which has come up and against BJP. So that is a very tricky part to handle, because we can see a lot of comrades who stood by us, who stood against the government, is now like, okay, like, let's give some space for this government. They're doing good job. We can't be too critical about it. So they're taking the soft corner. So that itself is becoming a problem for us. So I would like to, so as I work on this labor issue, I would like to give a few perspective on that. So as you see, there's huge, especially after this COVID, this huge issue of the labor market getting expanded. The demand for work is getting more, and whereas the workforce is going into very vulnerable mode, where they, like, workers wanted to end up working a double shift, more than 12 hours a day, and they're okay with getting less than minimum wage that they want to get. So that is a huge problem here, and yeah, especially, and how when we see, especially when we see how this government is also reacting to it, is they're being very insensitive to whatever happening in labor fronts and also in the environmental fronts. Because I would like to quote on one of the Foxconn issue that happened. There's a huge roadblock of young workers in the outskirts of Chennai, because this Apple manufacturer, in their factory, almost 200, 300 workers have fainted because of the food poisoning in their factory. The government acted completely insensitive, and they just lathi charge and five huge cases against these workers who protested, young workers, young girls who protested on the road. So that incident just happened when this DMK government took power. So this is just an example of how even the non-BJP government is acting towards this resistance and against labor standards and against these activists who wanted activists, or any questions that they are coming against them. So that is where I see lot of hope in this yatra, because one, I think increasingly I'm also feeling that this identity, like, when you align yourself into Gandhian or Ambedkarite or Bhagat Singh or any identity, uh, is actually putting yourself, like, you putting a label to you. Okay, you are this. Okay, we will not be part of you. You are this. We will not be able to part of you. So and especially in Tamil Nadu, though there are huge crowd who don't want to be labeled into different parts, are actually questioning against hate, are actually finding a lot of meaning to whatever we said against Modi. They are actually saying, yes, I can now see where you're coming from. I can actually, I'm also against this hate politics. There are a lot of people who are actually realizing whatever we are saying, irrespective of the identity that we are belonging to. So I see there's a lot of scope for this idea of, or this initiative of defeating hate. I see a lot of strength. I feel I mean, just not me. There will be a lot of people who are not actually into any politics or social initiatives would be this in for this idea,
especially in context of Tamil Nadu. So that is where I see a lot of hope in this. But few concerns are there for me, especially whatever happened today. I mean, I would like to thank whatever I mean because though the most of the speakers spoke English, I mean Hindi, the organizers, coordinators made sure that it is being translated. But this is the biggest problem, that this plan is not institutionalized in this entire session. I mean, I don't know if I am initiating something from Tamil Nadu. I'm sure I will going to plan something for translators. I will the plan for having a translator is there institutionalized. So I feel that is the gap that this usually the southernmost people and the northern people have always. So this has been my or the comrades from Tamil Nadu have always faced this challenge and has this issue. So I would really urge the comrades that who are having other linguistic background to take into this take this into consideration. If to tell to just touch upon the plan, there is already a lot of there's one big Tamil Nadu level cycle campaign which is happening against this happening on this topic of saving palm tree and conservation of their livelihood. So I recently there was a big meeting happened on Madurai, which is southernmost part of India, Tamil Nadu, on non-violent economy. So which is also against this concept of privatization and corporatization, where this entire with this local livelihood is being threatened and being put into a corner. So there are a lot of movements and initiatives which is already happening and just happening or just over. So I think leaders who were who are more initiating this yatra from southern part and especially Tamil Nadu, it will be good if they can get in hold of these groups and movements and initiatives happening, and to just link it with this yatra. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Vaishnavi. And really we apologize for the language barrier issue. और मैं हिंदी के श्रोताओं के लिए थोड़ा सा ये ट्रांसलेट हम कर देते हैं कि वैष्णवी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दे को हमारे बीच में रखा और बताया कि कैसे ये जो कैंपेन है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम जो अपने आप को एक्टिविस्ट या हम विभिन्न जन आंदोलनों से या ऐसे समुदायों से संगठनों से आते हैं, उन लोगों को भी एक धक्का मार रहा है कि हम भी अपनी जगहों से अपने ने बहुत ही अपनी संकीर्णताओं और सूक्ष्मताओं से निकल के विस्तृत और विशाल दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कभी कभी हम भी अपने आइडियोलॉजीज में अपने विचारों में थोड़े फंस जाते हैं कि भाई हम गांधीयन हैं या हम अम्बेडकराइट हैं या हम मार्क्सिस्ट हैं या हम ऐसे इस विचार से आते हैं, तो हम उनका सुनेंगे नहीं या उनके साथ शायद उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे या उनके विचारों के साथ हम सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं करेंगे। पर ये जो एक नया इनिशिएटिव है ये इस को भी तोड़ेगा और इससे हमें आगे बढ़कर सोचने का, एक विस्तृत रूप से सोचने का हमें मौका देगा कि कैसे हम इन छोटी छोटी संकीर्णताओं से निकलकर, सूक्ष्मताओं से निकलकर और एक जगह पर आ सके और संविधान जो एक छतरी है, संविधान की प्रस्तावना जो संविधान एक लॉ बुक की तरह नहीं बल्कि एक वैल्यू सिस्टम की तरह हम उसे लेते हुए
उसके लिए प्रयत्नशील हो सके। और क्योंकि आम जनता, वैष्णवी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आम जनता बहुत बार मानती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये नफरतें जायज नहीं है, हिंसा नहीं, एक स्थिर, एक एक हिंसा जो है वो किसी भी कीमत पर जायज नहीं हिंसा को ठहराया जा सकता। पर उन आवाजों, ये जो आवाजें दबी छुपी हैं, जो शायद आंदोलन के तौर पर हमारे सामने नहीं आती, या जो व्यक्ति विशेष हमारे पास नहीं आते, हम उन तक कैसे पहुंच बना सके, ये रणनीतियों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो समाज में अभी भी हैं, उन लोगों से कैसे हम सामंजस्य बिठा सके, उन तक कैसे हम अपनी पहुंच बना सके। तो ये आंदोलन, ये जो कैंपेन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस काम को करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वैष्णवी का इतनी खूबसूरती से अपनी बात को रखने के लिए। और इसी के साथ स्वराज अभियान बिहार से हमारे साथ ऋषि जी जुड़े हुए हैं। I would like to call Rishi Anand, and joining us from Bihar. He's part of Swaraj Abhiyan. Rishi? जी, मेरी आवाज आ रही है? या हाँ, तो जैसे कि मेरे से पहले अभी सभी साथियों ने बताया, और खास तौर पे वैष्णवी जी ने भी इसका जिक्र किया कि हमें इस नफरत की राजनीति के खिलाफ क्यों सावधान रहना चाहिए, चाहे वो इस वक्त कहीं कहीं पे कमजोर भी हो। और फिर देव भाई ने भी नफरत के राजनीति के खिलाफ एक तरीके से अपनी बात बताई कि उसको हम लोग किस तरीके से हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। खास तौर पे बिहार के संदर्भ में ये और जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ समय से एक तरीके से हर एक मौके पे धर्म का इस्तेमाल करके नफरत की राजनीति समाज में बोई जा रही है, जिसका भाजपा फायदा उठा सके। अभी आप सब जानते हैं कि बिहार का एक मतलब कि डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे एक बहुत बैकवर्ड राज्य है, लेकिन अभी कुछ समय पहले अमित शाह आए थे और उन्होंने मतलब कि यही सब हिंदुत्व के मुद्दे पे या बाकी भाजपा के नेता आते हैं तो वो इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले जब रामनवमी का भी रामनवमी का त्योहार था तो बिहार में कई जगह पे हिंसा किया गया। एक मस्जिद के ऊपर कुछ उपद्रवियों ने चढ़ के एक झंडा लगा दिया। उसी तरीके से ऐसी घटनाएं आजकल बिहार में बढ़ती जा रही हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि भाजपा किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करके अपना सत्ता पाना चाहती है। खास तौर पे ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग नफरत के खिलाफ जो हमारा ये टैगलाइन है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, तो नफरत, हमारे एक वरिष्ठ साथी भी बता रहे थे कि नफरत एक ऐसी नशा है जो कि भाजपा को उसके हर एक विफलता का मतलब कि काटने में मदद करती है। चाहे आज वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, उन सब का जवाब भाजपा के पास आज एक नफरत का ही नशा है, जो अफीम है एक तरीके से कहें तो। इस सब के इस संदर्भ में आज का ये जो अभियान हम लोग ये कर रहे हैं, ये एक बहुत प्रासंगिक है और इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिहार में हम लोगों ने जब ये अभियान शुरू हुआ तब हम लोगों ने शुरुआत में ही एक बैठक की थी और वहाँ पे हम लोगों ने तय किया कि बिहार के सभी हिस्सों में, सभी जिलों में इस अभियान को चलाया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 जिलों में ये अभियान के लिए यात्रा फाइनल भी कर लिया है। एक भागलपुर में 4 नवंबर से है, बांका में 12 अक्टूबर से है और उसी के आसपास ये एक मधेपुरा और सुपौल में भी यात्रा का आयोजन होना है।
उसके अलावा हर एक जिलों में अभी तक लगभग 13-14 जिलों में हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि यात्रा को किस तरीके से इनिशिएट करना है। उसके आगे जाके हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि अन्य जिलों में भी इस यात्रा को आयोजित किया जा सके। कल गांधी जयंती के भी अवसर पे हम लोग बिहार के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जगहों पे हम लोग गांधी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम पटना में भी एक सम्मेलन हो रहा है और अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो हम लोग आगे चाहे अभी गांधी जयंती है, कुछ ही दिनों बाद जेपी की 120वीं जयंती होगी और फिर आगे के दिनों में मौलाना आज़ाद की भी जयंती होगी और नेहरू जी की भी। तो इन सब दिनों में हम लोग यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान जरूर चलाएंगे, जिनसे कि इस नफरत के अभियान को, इस नफरत की राजनीति को एक तरीके से जवाब दिया जा सके, इसे रोका जा सके। जी धन्यवाद। Thank you, Rishi. Rishi told us about Bihar, that they will be covering almost all the districts, and they have finalized they have already finalized to have their walks in 3 major districts of Bihar, and they also shared that they will be celebrating and organizing various events on different birth anniversaries of Pandit Nehru, JP, and various other leaders and also inspirational personalities who have talked about secularism, constitutional values, and who were extremely against this kind of communal hate. Also, thank you, Rishi, for joining and for this sharing. And we'll now go ahead and हम आगे बढ़ते हैं श्रृंखला को और चलते हैं आगे। हमारे साथ धर्म वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। आप सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और झारखंड से अपना वक्तव्य रखेंगे। धर्म वाल्मीकि जी। जी आपको माइक ऑन करना पड़ेगा। या हाँ, हेलो, हाँ, जोहार सभी को। जोहार। हाँ, ये नफरत छोड़ो और संविधान बचाओ जो ये यात्रा है, ये हमारे नजर से बहुत ही अहम और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रांची में पिछले 2-3 दिन पहले परवीर भाई और दयामणि बारला जी के साथ बैठक किए थे, तो उसमें मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में। और हम भी चाहते थे कि हम लोग अपने आसपास जो माहौल देख रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक माहौल है कि जो सफाईकर्मी बस्तियां हैं, जो अपने लोग हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ना काम पर जाते हैं, ना एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो ऑरेंज गमछा बांध करके बस दिन भर मोहल्ले में बैठे रहते हैं। तो इस चीज़ को हम सोचते हैं कि इसको कैसे काउंटर करें, कैसे बात करें, कैसे इस मुद्दे को समझाएं। 1-2 बार महिलाओं से बात करने की कोशिश की, महिलाओं ने भी उग्र मतलब ये बताया कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व का रक्षा करना है। तो संविधान बचाओ और नफरत वाला जो ये आंदोलन, ये यात्रा है, ये बहुत ही अच्छा यात्रा है। और हम लोग कल इस यात्रा को 5 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं मोराबादी गांधी मैदान से और आपका ये बिरसा मुंडा शहीद स्मारक के पास। तो बस यही है, और हम लोग चाहेंगे कि इस यात्रा के माध्यम से कि हम लोग नफरत को इस देश से खत्म कर दें। जय। Thank you, Dharam bhai, and it was really nice to hear that how tomorrow they are planning to have a walk, which will start from a place which is significant from Gandhi, and will end at a place which is significant by the name of
Birsa Munda. So how urban and the tribal movements are connecting together, and this kind of intersectionality is so beautiful to witness. And also you shared that how they are going to reach out to common people who have been trapped in this process of saffronization and communal hatred. So thank you, Dharam bhai. And now we'll go ahead to our last speaker. Ali Bhojani ji is joining us. Yes, and he'll also he has already shared about the campaign, but will now tell us about share his experiences. Ali bhai, I think he got disconnected. Okay. So Ali bhai is not with us. So now we'll open this platform for our listeners. If someone want to share something or have any kind of questions or queries. हम इस सत्र को यहाँ समाप्त करते हुए निवेदन करेंगे हमारे श्रोताओं से कि अगर वे आप में से कोई अगर कुछ साझा करना चाहे अपने अनुभव या कोई सवाल हो आपका हमारे स्पीकर्स से, तो कृपया आप रख सकते हैं। सुहास कुलेकर जी से निवेदन है, आप अपना माइक प्लीज खोले। सभी को जिंदाबाद। मैं बस सभी युवाओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत खुशी हुई हर एक जगह पे, और इतनी जैसा रितु जी ने कहा कि गांधी जी से लेकर बिरसा मुंडा तक की कनेक्टिविटी का सोच रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। महाराष्ट्र में भी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा बीच बीच में अपडेट भी हुआ यदि कहीं कहीं जो कार्यक्रम हुआ उसका, तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक दूसरे को ताकत मिलती रहेगी। धन्यवाद। Yeah, thank you, Suhas ji. As she mentioned that sharing this, plannings and the execution of our activities with one another strengthens the movement and actually empowers all of us. Thank you so much. कोई और साथी अगर कुछ जोड़ना या अपनी बात रखना चाहे है तो। मेरे ख्याल से अन्य कोई साथी शायद अब नहीं है, तो हम भी सत्र को समापन की ओर लेकर जाएंगे। और सच में बहुत ही खुशी हो रही है सभी को सुनकर, सभी साथियों ने इतना अपना अनुभव साझा किया और अपेक्षाएं और उम्मीदें और भी बढ़ गई। एक नव ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है हमारे अंदर कि और भी कुछ करने का, कुछ नया सोचने का, प्लानिंग्स का और enthusiasm बढ़ गया है हमारे अंदर। So it was really nice to hear all of you, all the speakers over here. It's so it energizes, it motivates always to hear each other there. और इसी के साथ हम, और कल गांधी जयंती है, हम जानते हैं पिछले कई सालों से गांधी जी के जन्मदिन के दिन और इवन उनके मृत्यु दिवस पर भी जो है गोडसे जिंदाबाद और गोडसे
के विषय में हैशटैग्स, उनके सपोर्टर्स जो हैं ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है चलाते हैं, उसको हाइप मिलता है। पर हम ये बिल्कुल मानते हैं कि गांधी को मारना इतना आसान नहीं है। आप उसके शरीर को खत्म कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं, उनके आदर्शों को नहीं। और गांधी बिल्कुल हमेशा हम सब में जीवित रहेंगे। नफरत के खिलाफ हमारे इस लड़ाई में गांधी हमारा नेतृत्व करते आए हैं, करते रहेंगे हमेशा। और हम इस कार्यक्रम के द्वारा, इस कैंपेन के द्वारा ये दिखाएंगे कि हम हैशटैग खाली ट्रेंड नहीं करते हैं। ये देश न कभी गोडसे का था, न कभी होगा, ये हमेशा गांधी का था, गांधी का रहेगा। इस देश ने तब भी नफरतों को हराया था, ये देश आज भी नफरतों को जो है हराएगा। और इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिंदाबाद। जय भीम, जय सावित्री। सभी साथियों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।